आज जो है हम लोग सेकेंड सेमेस्टर का इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स सेकेंड का ये जो है आज सिलेबस को हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग को पता होगा, आप लोग इस सिलेबस को देखे होंगे। ये सब जो है आपका, अगर जेओटी की बात किया जाए, अकॉर्डिंग टू जेओटी, तो हमारा 6 चैप्टर को बोला गया है। अकॉर्डिंग टू जेओटी बात किया जाए तो हम लोग को 6 चैप्टर पढ़ना है। लेकिन यहाँ पे ऐसा बहुत सारा ऐसा चैप्टर है जो 2 चैप्टर 3 चैप्टर का कॉम्बिनेशन करके जेओटी में बना दिया गया। ठीक है, जैसे पहला चैप्टर हमारा है फंक्शन। ठीक है, पहला चैप्टर हमारा है फंक्शन, और फंक्शन जो है क्लास 11th में एक चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन, क्लास 12th में भी एक चैप्टर है फंक्शन का। तो दोनों चैप्टर को मिक्स करके एक फंक्शन हमारा बना दिया है। इसमें 11th वाला भी पढ़ना रहता है और 12th क्लास वाला भी पढ़ना रहता है फंक्शन में। और ये जो फंक्शन है ये थोड़ा सा मतलब डिफिकल्ट माना जाता है। ये थोड़ा सा मतलब बोरिंग चैप्टर भी है और थोड़ा सा डिफिकल्ट भी माना जाता है। कोई भी टीचर जो है पहले फंक्शन को नहीं पढ़ाते, चाहे 11th क्लास हो, चाहे 12th क्लास हो, चाहे कोई भी सेमेस्टर क्लासेस हो, बहुत कोई जो है फंक्शन को पहले नहीं पढ़ाता है। कारण क्या है कि ये थोड़ा सा डिफिकल्ट चैप्टर को माना जाता है फंक्शन। दूसरा है आपका लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी। लिमिट्स और कंटिन्यूटी में ये जो है 2 चैप्टर है, एक है आपका लिमिट्स, ठीक है, और एक है आपका कंटिन्यूटी। लिमिट्स जो है आपका क्लास 11th का चैप्टर का नाम है और कंटिन्यूटी आपका क्लास 12th का है। तो दोनों मिला के एक चैप्टर को बना दिया है जेओटी ने। तीसरा जो है आपका जो है डिफरेंशिएशन है। तीसरा जो है आपका डिफरेंशिएशन है और मैथमेटिक्स का सबसे बड़ा अगर चैप्टर माना जाए, सबसे बड़ा चैप्टर अगर माना जाए तो ये डिफरेंशिएशन आता है। ठीक है, सबसे ज्यादा जो माना जाए ये डिफरेंशिएशन बहुत ही बड़ा चैप्टर है। इसमें जो है लगभग लगभग 2 महीना भी इसको जो है अच्छे से पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन को। और ये डिफरेंशिएशन का ही एप्लीकेशन है जिसको हम लोग बोलते हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। इसी का जो है आपका क्या है, एप्लीकेशन है। और पांचवा जो है आपका चैप्टर है वो है आपका स्टैटिस्टिक्स। आपको पता होगा कि स्टैटिस्टिक्स जो है सबसे ज्यादा इजी है। क्लास 10th में भी आप लोग पढ़े कि किस तरीके से मीन निकालना है, मोड निकालना है, मीडियन निकालना है, स्टैंडर्ड डिविजन निकालना है, वेरिएंस निकालना है। ये सब जो है हम लोग पढ़ते हैं चैप्टर 5th में। और लास्ट जो है आपका एक कॉम्प्लेक्स नंबर, ये भी जो है बहुत ही बड़ा चैप्टर है। ये कॉम्प्लेक्स नंबर जो है बेसिकली आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए जब एसी फंडामेंटल्स पढ़ा जाता है तो उसमें काफी यूज होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो इसमें जो है सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि कौन सा चैप्टर जो है सबसे ज्यादा इजी है। अगर इजी में बात किया जाए तो सबसे ज्यादा अगर कोई इजी है तो ये हमारा एक कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, ये जो है कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत ही इजी चैप्टर है। और ये आपका स्टैटिस्टिक्स मार्क करके रख लीजिए। बाद में बहुत सारे स्टूडेंट पूछता है कि सर कौन सा चैप्टर सबसे ज्यादा इजी है, पूरा चैप्टर जो है हम नहीं पढ़ पा रहे हैं और मेरे पास टाइम भी नहीं है। तो ये जो 2 चैप्टर है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर और स्टैटिस्टिक्स, ये सबसे इजी चैप्टर है, सबसे ज्यादा इजी चैप्टर है स्टैटिस्टिक्स और कॉम्प्लेक्स नंबर। उसके बाद जो है लिमिट्स को देखा जाए तो लिमिट्स भी इजी है। ठीक है, कुछ फॉर्मूला है, ये लिमिट्स जो है ये आपका जो है इजी है। जो जो स्टार लगा रहे ये जो है आपका इजी चैप्टर है। अगर डिफिकल्ट की बात किया जाए तो आपका जो फंक्शन है, फंक्शन आपका थोड़ा सा डिफिकल्ट है। ठीक है, इसमें डबल लगा दे रहे हैं, ये आपका फंक्शन जो है थोड़ा सा डिफिकल्ट है। और आपका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, ये 2 चैप्टर जो है ये थोड़ा सा ज्यादा डिफिकल्ट है। उसके बाद डिफरेंशिएशन और कंटिन्यूटी, ये जो है आपका मॉडरेट लेवल का है, ना तो ज्यादा डिफिकल्ट है और ना तो ज्यादा इजी है। तो ये जो है आपका सिलेबस था सेकेंड सेमेस्टर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स सेकेंड का। ठीक है, तो इसमें सिलेबस में किसी को दिक्कत, सिलेबस में किसी को दिक्कत? देखिए ये सिलेबस को पढ़ने के लिए कॉम्प्लेक्स नंबर एक ऐसा चैप्टर है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर एक ऐसा चैप्टर है, इसमें ये चैप्टर जो है किसी से रिलेटेड नहीं है। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर ये सेकेंड सेमेस्टर में, ये कॉम्प्लेक्स नंबर आपका थर्ड सेमेस्टर में यूज नहीं है मैथमेटिक्स में। लेकिन ये स्टैटिस्टिक्स, इसका भी आगे यूज नहीं है स्टैटिस्टिक्स का। आपका लिमिट्स का यूज होगा, फंक्शन का भी यूज नहीं है और डिफरेंशिएशन का यूज है। ठीक है, ये चारों को हम लोग बोलते हैं कैलकुलस। नाम आप लोग सुने हुए, ये चारों जो है इसको हम लोग बोलते हैं कैलकुलस।
स्टार्टिंग का जो 4 चैप्टर है इसको हम लोग बोलते हैं कैलकुलस, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये चारों जो है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, ये आपका इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 3 मतलब थर्ड सेमेस्टर का ये जो है मेन है। ये चारों, ये दोनों जो है इसका यूज नहीं है थर्ड सेमेस्टर में। और ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये थोड़ा सा बड़ा है लेकिन इसका यूज नहीं है थर्ड सेमेस्टर में। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि ये सबको कैलकुलस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, कैलकुलस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए सबसे पहले आपको ट्रिग्नोमेट्री आना चाहिए। ठीक है, कैलकुलस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए या थर्ड सेमेस्टर भी अगर आप लोग आगे भी पढ़िएगा तो सबसे ज्यादा जो है आपको ट्रिग्नोमेट्री आना चाहिए। अगर ट्रिग्नोमेट्री किसी को नहीं आता है या फर्स्ट सेमेस्टर में नहीं पढ़ा है तो उसका बहुत दिक्कत होगा, डिफरेंशिएशन नहीं हो पाएगा। और डिफरेंशिएशन नहीं होगा तो वो जो है आपका इंटीग्रेशन भी नहीं होगा। मतलब आपको ट्रिग्नोमेट्री आना चाहिए। अगर आपका ट्रिग्नोमेट्री वीक है तो डिफरेंशिएशन वीक होगा, डिफरेंशिएशन वीक है तो इंटीग्रेशन वीक होगा, इंटीग्रेशन वीक है तो आपका एप्लीकेशन पूरा मतलब थर्ड सेमेस्टर पूरा जो है आपका गोल हो जाएगा। तो सबसे पहले जो है आपको सेकेंड सेमेस्टर का क्लास स्टार्ट करने से पहले आपको ट्रिग्नोमेट्री आना चाहिए। और ट्रिग्नोमेट्री में कम से कम एटलीस्ट आपको फॉर्मूला अच्छे से याद होना चाहिए। आपको जो है फॉर्मूला अच्छे से एटलीस्ट याद होना चाहिए। अगर कोई आपसे पूछे कि साइन एक्स प्लस साइन वाई क्या होता है, साइन एक्स प्लस वाई क्या होता है, साइन 3x का फॉर्मूला क्या है, कॉस 3x का फॉर्मूला क्या है, मतलब ये सब जो है फॉर्मूला जो है आपको याद करना है। बिना फॉर्मूला का जो है नहीं होगा। बिना फॉर्मूला का, बिना फॉर्मूला लिए अगर आप लोग डिफरेंशिएशन बनाइएगा तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, आपको जो है फॉर्मूला एटलीस्ट याद होना चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री का जितना भी फॉर्मूला है, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। तभी जो है आपका सेकेंड सेमेस्टर का जितना भी है वो आपका अच्छे से हो पाएगा, अदरवाइज प्रॉब्लम होगा। ठीक है, उसके बाद अगर बात की जाए कि सर प्रैक्टिस कैसे करें, मतलब कौन सा बुक से प्रैक्टिस करें। देखिए आप लोग को पता होगा कि हम लोग जो है टेक्निकल एजुकेशन कर रहे हैं। टेक्निकल एजुकेशन का मतलब आप लोग को पता होगा इंजीनियरिंग जो होता है ये टेक्निकल एजुकेशन होता है। तो हम लोग जो है कोई भी पेपर में, चाहे वो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स हो, ये मतलब ये जो है टेक्निकल पेपर है। हम लोग जो है मैथमेटिक्स में बीएससी नहीं कर रहे हैं या मैथमेटिक्स में हम लोग जो है एमएससी नहीं कर रहे हैं, पीएचडी नहीं कर रहे हैं। तो हम लोग जो है सबसे पहले आपको अगर बुक की बात की जाए कि सर कौन सा बुक फॉलो किया जाए जो पूरा कंसेप्ट को क्लियर कर दे, तो सबसे पहले जो है आपको जो है आर एस अग्रवाल को ले लेना है। ठीक है, आर एस अग्रवाल जो है आपको ले लेना है। और आर एस अग्रवाल जो है, आर एस अग्रवाल आपको क्लास 11th का भी लेना है और क्लास 12th का भी लेना है। आर एस अग्रवाल 11th और 12th दोनों का लेना होगा। आर एस अग्रवाल जो है 11th और 12th जो है आपको दोनों का लेना होगा। अगर आप खरीद पाते तो ठीक है, अदरवाइज ओल्ड बुक स्टोर में 200-300 में मिलता है, आपको 300 में दोनों बुक मिल जाएगा आसानी से। तो आर एस अग्रवाल जो है आपको हार्ड कॉपी में ले लेना है। बहुत सारे स्टूडेंट जो है पीडीएफ से पढ़ता है, पीडीएफ से नहीं हो पाएगा बाबू, क्योंकि जो है ये जो आर एस अग्रवाल जो है आपका फर्स्ट सेमेस्टर में भी यूज हुआ था, सेकेंड सेमेस्टर में भी यूज होगा, थर्ड सेमेस्टर में भी यूज होगा और आगे फ्यूचर में यूज होगा। आर एस अग्रवाल एक ऐसा बुक है जो हमेशा पूरा लाइफ टाइम तक यूज होगा। हो सकता है आपको निराली यूज ना आए, क्वेश्चन बैंक यूज ना आए, लेकिन आर एस अग्रवाल आपका हमेशा यूज होगा, आगे फ्यूचर में भी काम आएगा। जब आप बीटेक करोगे तो उसमें भी आर एस अग्रवाल का नीड पड़ेगा। तो ये जो है आर एस अग्रवाल आपको ले लेना है प्रैक्टिस के लिए। आर एस अग्रवाल क्यों लेना चाहिए, देखिए आर एस अग्रवाल में जो है एकदम पूरा इजी से स्टार्ट किया हुआ, एकदम एग्जाम्पल के साथ पूरा कंसेप्ट को क्लियर करेगा, उतना डिफिकल्ट नहीं है। अगर कोई बच्चा आर डी शर्मा लेके बैठ गया तो उसका एक भी क्वेश्चन एग्जाम में मैच नहीं करेगा। आर डी शर्मा जो है मेनली आईआईटी जेई मेंस, जो आप बीटेक करता है आईआईटी से, एनआईटी से, ट्रिपल आईटी से, तो वो लोग जो है आर डी शर्मा को पढ़ता है। तो उतना आप लोग को पढ़ने का नीड नहीं है। अगर कोई आर एस अग्रवाल भी अच्छे से पढ़ा है तो कोई भी कॉम्पिटिशन को क्रैक कर सकता है। ठीक है, तो आपको जो है आर एस अग्रवाल ले लेना है। सर और क्लास दूसरा 12th का तो थर्ड सेमेस्टर में लेना होता है ना? देखिए इसमें जो है 11th और 12th दोनों का आर एस अग्रवाल लेना है। जैसे अगर कोई बच्चा कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेगा, अगर कोई बच्चा कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ रहा है सेकेंड सेमेस्टर का, तो उसको क्लास 11th का बुक में मिलेगा कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, लिमिट पढ़ रहा है
तो क्लास 11th का बुक में मिलेगा लिमिट। अगर कोई डिफरेंशिएशन पढ़ रहा है तो क्लास 12th का बुक में मिलेगा। तो कोई कोई चैप्टर आपका क्लास 11th का है, कोई कोई चैप्टर आपका क्लास 12th का है। इसीलिए जो है आप लोग को दोनों लेना होगा, 11th और 12th दोनों। अगर है तो अच्छी बात है, नहीं है तो किसी से अरेंज कर लीजिए। उसके बाद दूसरा जो है, आप जो है क्वेश्चन बैंक ले लीजिएगा। ठीक है, दूसरा जो है आपको क्वेश्चन बैंक ले लेना है, प्रीवियस ईयर पेपर। क्वेश्चन बैंक का मतलब प्रीवियस ईयर पेपर, क्वेश्चन बैंक जो है आपको ले लेना है। क्योंकि इतना प्रैक्टिस करने के बाद आपके पास क्वेश्चन बैंक होगा एटलीस्ट 5 ईयर का, तो आपको पता चलेगा कि किस टाइप से क्वेश्चन पूछ रहा है एग्जाम में। क्योंकि नॉलेज के साथ साथ एग्जाम में मार्क्स लाना भी बहुत जरूरी है। आपके पास पूरा नॉलेज है, एग्जाम में मार्क्स नहीं आया तो दिक्कत हो जाता है। इसीलिए जो है क्वेश्चन बैंक भी आप लोग के पास होना चाहिए। बहुत सारा स्टूडेंट जो है निराली पढ़ता है, निराली में जो है 50 से ज्यादा % गलत दिया है क्वेश्चन। तो बस आपको एक RS अग्रवाल ले लेना है, एक जो है आपको क्वेश्चन बैंक ले लेना है। इससे ज्यादा कुछ लेने का नीड नहीं है मैथमेटिक्स में। यही दोनों आपका जो है काम चल जाएगा। यहां तक किसी को दिक्कत सिलेबस में या बुक वगैरह में तो पूछ सकते हो। नो सर। नहीं ना, ये जो है RS अग्रवाल को आप लोग ले लीजिएगा, क्वेश्चन बैंक को आप लोग ले लीजिएगा, ये काम हो जाएगा। ठीक है, इसी से। और स्टार्टिंग से ही आपको जो है टॉपिक वाइज हम प्रैक्टिस करवाएंगे, टेस्ट भी होगा, उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। अगर ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला आपको याद नहीं है तो एक क्लास लेंगे और सारा फॉर्मूला को हम ट्रिक से याद करवा देंगे। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री का अगर आप लोग को याद नहीं है तो ट्रिग्नोमेट्री का हम एक क्लास लेंगे, उसमें सारा फॉर्मूला को याद करा देंगे। फिर हम सेकेंड सेमेस्टर का क्लास को अच्छे से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और किसी को कुछ पूछना इससे रिलेटेड, सिलेबस वगैरह से रिलेटेड? और आपको ये भी पता है कि 80 मार्क्स का जो है आपका पेपर होता है। 80 मार्क्स का आपको जो पेपर होता है जिसमें से आपको 5 क्वेश्चन बनाना रहता है। सबको पता है, फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम दे चुके हैं। 80 मार्क्स का पेपर होता है, 5 क्वेश्चन बनाना रहता है, जिसमें से पहला क्वेश्चन जो है आपका MCQ होता है। ठीक है, MCQ होता है, और बाकी जो है 4 क्वेश्चन आपको बनाना होता है, कोई भी 4 क्वेश्चन। तो फर्स्ट सेमेस्टर में क्या हुआ था कि बहुत सारा क्वेश्चन जो है क्वेश्चन बैंक से मैच कर गया था फर्स्ट सेमेस्टर का क्वेश्चन में। लेकिन सेकेंड सेमेस्टर में ऐसा नहीं करेगा। सेकेंड सेमेस्टर में पिछले साल का क्वेश्चन देखना, प्रीवियस ईयर से मैच नहीं किया है, तो थोड़ा सा मैच नहीं करता है, इसलिए कंसेप्ट का होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो हम लोग जो है आज क्लास को, हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करें क्या? सिर्फ सिलेबस डिस्कशन ही सफिशिएंट है? किसी को अगर कुछ पूछना, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो, नहीं तो जो है हम कॉम्प्लेक्स नंबर को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, देखिए फंक्शन भी है, लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी भी है, लेकिन सबसे पहले हम कॉम्प्लेक्स नंबर को पढ़ाएंगे। पिछले साल भी सबसे पहले हम कॉम्प्लेक्स नंबर को पढ़ाए थे। कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ाने में जो है मजा आता है, स्टूडेंट लोग को समझ में आता है, क्योंकि ये अच्छा टॉपिक है। तो किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो, नहीं तो कॉम्प्लेक्स नंबर हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। और देखिए ये जो है आपका बात रहा नोट्स का, तो आपको जो है क्लास के बाद जो भी हम पढ़ाएंगे बोर्ड में, इसका स्क्रीनशॉट आपको ग्रुप में शेयर कर देंगे। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करता है कि जैसे नोट्स नोट्स मांगोगे, गूगल में सर्च करोगे कॉम्प्लेक्स नंबर, तो पता नहीं क्या क्या नोट्स आ जाता है। तो जो हम पढ़ाएंगे उसी का नोट्स बनाना। ऐसा नहीं कि हम पढ़ा कुछ और रहे और टेलीग्राम में नोट्स बट रहा है कि सर हमको नोट्स दीजिए ना, कोई भी नोट्स उठाए वो पढ़ने लगे, ऐसा कोई मत करना। ठीक है, तो देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर हम लोग स्टार्ट करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर आप लोग को हम डेमो क्लास में दे चुके हैं। जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर है यहीं से स्टार्ट होता है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो इसमें जो हम लोग निकालते थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, जब हम लोग सॉल्व करते थे, आप लोग को पता होगा कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है इसको हम लोग मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व करते थे। और अगर ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व नहीं होता था तो इसको हम लोग फॉर्मूला लगाते, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी अपॉन 2a। ठीक है, और ये जो है आपका जो d होता था इसको हम लोग बोलते थे डिस्क्रिमिनेंट। सबको पता है कि नहीं, पढ़े होंगे। ये जो d है इसको हम लोग बोलते थे डिस्क्रिमिनेंट। तो इसी d को अगर हम लोग देखा जाए, इसी d को जो है
हम लोग यहाँ पे देखते थे कंडीशन में, इस डी का वैल्यू को अगर हम लोग इसमें देखें, पहला होता था, इसका 3 कंडीशन होता था कि अगर डी जो है आपका ग्रेटर देन 0 होगा, डी आपका ग्रेटर देन 0 होगा तो क्या होगा, चलो आप लोग बताओ, क्लास 10th में पढ़े होंगे। और डी एक होता था डी इज इक्वल टू 0, और एक होता था डी जो है लेस देन 0। अगर डी, डी मतलब क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट, अगर डी जो है ग्रेटर देन 0 होता है तो क्या कंडीशन होता था नेचर ऑफ रूट्स में, तो बताओ क्लास 10th जो है आप लोग पढ़े हैं। क्या होता है जब डी जो है आपका ग्रेटर देन 0 होता है तो क्या होता है जी, कोई कुछ नहीं बता रहा, ये होता था रियल एंड अनइक्वल रूट्स, रियल एंड अनइक्वल रूट्स। देखिए आप लोग जो है चुपचाप रहिएगा तो मतलब सही नहीं लगेगा पढ़ाने। अगर डी जो है ग्रेटर देन 0 होता था रियल एंड अनइक्वल रूट्स, और डी अगर 0 होता था तो ये आपका होता था रियल एंड इक्वल रूट्स। ठीक है, रियल एंड इक्वल रूट्स। और तीसरा जो है, अगर डी आपका लेस देन 0 होता था तो हम लोग लिखते थे नो रियल रूट्स, मतलब रियल रूट्स इसमें एग्जिस्ट नहीं करेगा, नो रियल रूट्स। तो क्लास 10th में हम लोग पढ़े थे कि अगर डी आपका ग्रेटर देन 0 होगा तो होता था रियल एंड अनइक्वल रूट्स। ठीक है, डी इज इक्वल टू 0 होगा तो ये आपका होता था रियल एंड इक्वल रूट्स, और डी आपका लेस देन 0 होगा तो ये आपका होता था नो रियल रूट्स। तो इस दो कंडीशन में, ये दो कंडीशन में हमारा जो है आसानी से सॉल्व हो जाता था। ठीक है, ये दो कंडीशन में हम लोग आसानी से सॉल्व कर लेते थे। लेकिन अगर डी लेस देन 0 होता था तो यहाँ पे जो है प्रॉब्लम हमारा फंस जाता था। डी अगर जैसे लेस देन 0 होता था तो हम लोग क्लास 10th में आप लोग सॉल्व किए होंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो हम लोग लिखते थे नो रियल रूट्स। तो इसको जो है, इसी को प्रोसीड करने के लिए, इसी को जो है जो नो रियल रूट्स है इसी को आगे बढ़ाया गया, जो नो रियल रूट्स है इसी को जो है डिस्कवर किया गया, इसी का थोड़ा सा स्टडी किया गया, और यहीं से जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर का स्टार्ट हुआ। नो रियल रूट्स है, इसी से जो है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर आपका स्टार्ट हुआ। ये दोनों तो सही था, ये दोनों तो हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते थे, लेकिन इसको नो रियल रूट्स को फर्दर स्टडी करने के लिए हम लोग जो है कॉम्प्लेक्स नंबर एक चैप्टर बनाया गया, जो आपका उसी में हम लोग को पढ़ना है। इसमें क्या होता था, जैसे इसमें हुआ क्या कि सपोज रूट अंडर 4 है। ठीक है, सभी को ध्यान से समझना, जैसे रूट अंडर 4 है तो बहुत कोई क्या बोला कि रूट अंडर 4 को आप 2 लिख दीजिए, तो हमने लिख दिया 2 कि हाँ सर 2 लिख देंगे, क्या प्रॉब्लम है। अगर हम लोग दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, अगर हम लोग दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 4 इज इक्वल टू 4। अगर हम लोग स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, और 2 का स्क्वायर 4 मतलब 4 इज इक्वल टू 4, इसका मतलब ये जो है आपका सही है। अगर कोई क्वेश्चन इस टाइप से आ जाए कि रूट अंडर -4, रूट अंडर -4, तो रूट अंडर -4 को क्या लिख सकते हैं, कोई बोला कि इसको लिख दीजिए -2। ठीक है, कोई क्या बोला कि इसको -2 लिख दीजिए, लेकिन दोनों तरफ अगर हम लोग स्क्वायर करेंगे, अगर हम लोग जो है दोनों तरफ इसको स्क्वायर करते हैं तो दोनों क्या आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। तो ये जो है आपका बराबर नहीं आया, ये आपका हो गया -4 इज इक्वल टू 4, इसका मतलब ये क्या है, गलत है। तो इसमें जो है देखा गया कि इसमें प्रॉब्लम कहां पे हो रहा है। ठीक है, इसमें प्रॉब्लम कहां पे हो रहा है, तो इसमें देखा गया कि रूट अंडर -4 अगर है, तो रूट अंडर अगर -4 है तो इसमें इसमें ये बोला गया कि ये जो माइनस है ना, माइनस यही आपका क्या है, जड़ का फसाद है, जड़ का फसाद यही है ना, तो इसको जो है अलग कर दीजिए। तो बहुत सारा लोग ने इसको क्या क्या अलग कर दिया और इस टाइप से लिख दिया। इस टाइप से हम लोग लिख सकते हैं कि नहीं, इस टाइप से हम लोग लिख दिए रूट अंडर -1 इंटू √4। अब सबको पता है कि ये जो है आपका होता है 2। ठीक है,
तो सभी कोई क्या बोला कि ये जो है आपका रूट अंडर -1 है, यही जो है आपका क्या कर रहा है, प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो इसी का जो है कहानी को खत्म किया जाए। तो सभी कोई क्या बोला कि रूट अंडर -1 को एक नया नाम दे देते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं आयोटा। तो इसको दे दिया आई। अब ये आपका क्या हो गया कि 2i। अब साइंटिस्ट ने क्या कहा कि जब भी रूट के अंडर -1 होगा तो आपको ले लेना है आयोटा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं आयोटा। ये आपका होता है, इसको बोलते हैं आयोटा। आयोटा जो है एक आपका इमेजिनरी नंबर है। आयोटा जो है एक आपका इमेजिनरी नंबर है। इमेजिनरी नंबर का मतलब होता है कि कोई भी नंबर का अगर हम लोग स्क्वायर करेंगे और वो नेगेटिव आएगा तो उसको हम लोग बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। तो अब क्या बोला कि रूट अंडर -1 है ना, इसको ले लीजिए आई। तो रूट अंडर -4 हम लोग जो है इसको लिख सकते हैं 2i। आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं? कोई कुछ नहीं बोल रहा है? आ रहा है सभी को समझ में? आ रहा है सर। आ रहा है ना? अब क्या बोला कि Yes. रूट अंडर -1 जहां भी दिखे, रूट अंडर -1 जहां भी दिखे आपको ले लेना है माइनस। तो इस तरीके से क्या हुआ कि हमारा क्वेश्चन जो है बनने लगा। अब रूट अंडर अगर -9 है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3i लिख सकते हैं। हाँ, ये जो है रूट अंडर -1 है, ये साइंटिस्ट डायरेक्ट बोल दिया कि इसको लेना है आयोटा। अब क्यों लिया, कैसे लिया, वो सब हम लोग को नहीं पढ़ना है, लेकिन जहां भी रूट अंडर -1 दिखे तो इसको ले लेना है आयोटा और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो रूट अंडर -9 है तो इसको हम लोग लिख लिए 3i। चलो एक जो है आप लोग को बताना है, रूट अंडर -4 प्लस रूट अंडर -25। इसका चलिए आप लोग बताइए तो कितना होगा। 7 है सर। और कोई बताओ, सभी कोई बताइए, ठीक है? एक बच्चा बताता है बाकी सब सुनता है, ऐसा नहीं होगा। रूट अंडर -4 है, इसको क्या लिखेंगे, इसको लिख सकते हैं 2i। और इसको लिखेंगे, ये आपका हो जाएगा 5i। 5 आयोटा। तो ये आपका हो जाएगा 7 आयोटा। ठीक है, ये जो है आई जो है आपका आयोटा है, लेकिन इसको जो है आयोटा बहुत कोई आई भी पढ़ता है, तो आई भी पढ़ सकते हैं, आयोटा दोनों सही है। बहुत कोई आई पढ़ता है, बहुत कोई आयोटा पढ़ता है। तो आयोटा पढ़ने में थोड़ा सा मतलब अजीब टाइप का लगता है, तो आई पढ़ देते हैं हम लोग, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसका कितना होगा, रूट अंडर -81। 9 है सर। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 9i। तो साइंटिस्ट ने कहा कि रूट अंडर -1 रहे तो आपको ले लेना है आयोटा। रूट अंडर -1 रहे तो आपको ले लेना है आयोटा। तो हम लोग को पता है कि जब भी मैथमेटिक्स में अगर कुछ हो, मैथमेटिक्स में जब कुछ खोजा जाता है तो उसको क्या किया जाता है, मतलब पूरा तोड़ मरोड़ किया जाता है। तो उसी तरीके से मतलब रूट अंडर अगर -1 दिखे तो आपको ले लेना है आयोटा। आपको क्या ले लेना है, आयोटा। अगर हम इसमें चाहें तो दोनों तरफ स्क्वायर कर सकते हैं कि नहीं। अगर दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो -1 इज इक्वल टू आयोटा स्क्वायर। दोनों तरफ स्क्वायर कर सकते हैं कि नहीं। अगर दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो -1 इज इक्वल टू आयोटा स्क्वायर। तो हम लोग दूसरा लिख सकते हैं कि आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। तो इसको जो है आप लोग को याद रखना है, और ये भी आप लोग को क्या करना है, याद रखना है। रूट अंडर -1 का मतलब हो गया आयोटा, और आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -i। और अगर सपोज आयोटा क्यूब कोई आपसे पूछे कि आयोटा क्यूब क्या होगा, तो आयोटा क्यूब को हम लोग लिख सकते हैं कि सर ये आपका आयोटा स्क्वायर इंटू ये आपका हो जाएगा आयोटा। और आयोटा स्क्वायर अभी हम लोग लिखे -1, तो इसको लिख सकते हैं कि ये आपका हो जाएगा -1 इंटू आयोटा। तो ये आपका हो जाएगा माइनस आयोटा। तो इसको याद रखना है कि आपका आयोटा क्यूब जो होगा ये आपका हो जाएगा माइनस आयोटा। इसको क्या करना है, याद रखना है। इसको बोलते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ आयोटा। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं, इसको बोलते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ आयोटा। इसी टाइप से आप लोग नोट्स बनाइएगा, ठीक है, हम सारा कुछ लिखेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ आयोटा, तो ये जो है आप लोग को याद रखना है कि रूट अंडर -1 होगा तो आयोटा होगा, आयोटा स्क्वायर होगा तो -1 होगा,
आयोटा क्यूब होगा तो माइनस आई होगा। और एक लास्ट है कि सपोज अगर कोई आपसे पूछे कि आयोटा के पावर 4 तो कितना होगा आयोटा के पावर 4, आयोटा के पावर 4 कितना होगा जी। इसको कैसे सॉल्व करेंगे आयोटा के पावर 4 को, आयोटा के पावर 4 को हम लोग लिख सकते हैं कि ये आपका हो जाएगा आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर, ठीक है। और आयोटा का स्क्वायर जो है ये आपका होता है -1, तो ये आपका हो गया -1, ये आपका हो गया -1, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो आयोटा के पावर 4 इज इक्वल टू हो गया 1। तो जो भी आपका बॉक्स हम बनाए हैं आप लोग जो है अच्छे से याद कर लेना, जो भी आपका जो बॉक्स बना है इसको जो है सभी को याद कर लेना, ये आपका प्रॉपर्टीज है, ये आपका यूज होगा, ठीक है। रूट अंडर -1 ये आपका होगा आयोटा, आयोटा स्क्वायर -1, आयोटा क्यूब माइनस आई, आयोटा के पावर 4 इज इक्वल टू 1। किसी को कुछ पूछना है यहां तक, किसी को कुछ पूछना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग आज इतना ही पढ़ते हैं, इसको जो है आप लोग नोट्स वगैरह बना लीजिएगा। बहुत कोई बोलता है कि सर नोट्स दीजिए, तो यहाँ सारा कुछ लिखे हुए, ठीक है। इसका हम स्क्रीनशॉट शेयर कर देंगे, आराम से लिख लीजिएगा, रिवीजन भी हो जाएगा। जैसे जैसे पढ़ाएंगे वैसे वैसे नोट्स भी बनता चला जाएगा। नहीं तो क्या होगा कि बहुत सारा नोट्स इधर उधर का पड़ा रहता है, कोई भी नोट्स उठा के देख लिए वही शेयर कर दी, ये सही नहीं लगता, ठीक है। तो ये जो है आप लोग नोट्स इसका बना लीजिएगा स्क्रीनशॉट करके, तो ये बेटर होगा कि समझ में भी आ रहा, नोट्स भी बन रहा है। तो इसको जो है सभी को याद कर लेना, उसके बाद आगे इसका हम एप्लीकेशन बताएंगे कि कैसे यूज करना है।